हाय एवरीवन। तो चलो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में। एक बार लास्ट लेक्चर को रिवाइंड कर लेते हैं। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने क्या देखा था? फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। फैक्टर अफेक्टिंग में हमने 4 फैक्टर्स देखे थे। कौन कौन से? फर्स्ट वन इज कॉन्सेंट्रेशन, सेकेंड इज व्हाट, दैट इज नेचर, थर्ड इज टेम्परेचर एंड फोर्थ इज कैटलिस्ट। ये 4 हमने ऐसे फैक्टर्स पढ़ने। देखो फैक्टर्स बहुत सारे हैं, मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया है, लेकिन हमारे सिलेबस में हमें ये 4 पढ़ने हैं, राइट। कौन कौन से? एक बार फिर रिपीट करते हैं। कॉन्सेंट्रेशन, नेचर, टेम्परेचर और कैटलिस्ट। ठीक है। जो हमारा कॉन्सेंट्रेशन है उसके अंदर सारे ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस आते हैं, और ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, अगर ये आपने पढ़ लिया तो आपका 80% केमिकल काइनेटिक्स का सिलेबस कवर हो जाता है। ठीक है। जो लास्ट लेक्चर में हमने कॉन्सेंट्रेशन देखा, आज हम देखेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन में क्या होता है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में हमें पता है हम कैसे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। एन से जीरो ऑर्डर है मीन्स व्हाट? जीरो। एन इज इक्वल टू व्हाट? जीरो। अब इमेजिन कर लो, सपोज कर लो कि आपके पास एक केमिकल रिएक्शन है ए और बी, राइट। ए इज योर रिएक्टेंट एंड बी इज योर प्रोडक्ट। स्क्रीन पे आपको दिख रहा है ए और बी। ए क्या है? रिएक्टेंट है। बी क्या है? प्रोडक्ट है। ठीक है। इसको हमने जब इनिशियल स्टार्ट किया जीरो टाइम पे, तो ए की कॉन्सेंट्रेशन सी नॉट है और बी जीरो है। ये हम जानते हैं, हमने प्रीवियस लेक्चर में भी इस चीज़ को पढ़ा है। अगर हम टी की टाइम टी पे स्टार्ट करते हैं तो ए की वैल्यू क्या होती है? सी टी, और बी की वैल्यू क्या होती है? बी टी, राइट। कुछ यही होगी। चलिए अब देखते हैं हम आगे, क्योंकि बी टी क्यों होगा? क्योंकि वहाँ पे जीरो है, इसलिए हम बी टी लिखते हैं। ये चीज़ें हमने प्रीवियसली डिस्कस किया हुआ है। अब एक बात आता है कि रेट को हम लिखते हैं 2 तरीके से। ठीक है। वी हैव लर्न दैट इन प्रीवियस लेक्चर रेट इज रिटन बाय 2 डिफरेंट वेज, राइट। हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा है कि हम 2 तरीके से रेट को रिप्रेजेंट करते हैं। एक डिफरेंशियल रेट लॉ, दूसरा रेट लॉ। अब एक सवाल आता है दिमाग में कि हम रेट को 2 तरीके से क्यों लिखते हैं, एक तरीके से क्यों नहीं लिख सकते? देखो साइंस के अंदर ना आंसर भले ही एक हो, ठीक है, मतलब भले ही एक हो, लेकिन उसके तरीके हजारों होते हैं, राइट। तो हम हजारों तरीके से चीज़ों को सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हमने एक ही चीज़ की है तो ये फिक्स हो गया कि ऐसे ही करना है, राइट। तो इसलिए यहाँ पे 2 तरीके से रेट को लिख सकते हैं हम, डिफरेंशियल और रेट लॉ, राइट। तो चलिए देखते हैं, आगे चलते हैं। डिफरेंशियल रेट लॉ में हमें पता है कि चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है। रेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? आर से। आर इज इक्वल टू व्हाट? माइनस डी सी बाई डी टी। हमने ये देखा है, राइट। क्यों लिखते हैं डी सी बाई डी टी? ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने पीछे लेक्चर में आपको बता दिया है कि डी सी डी टी हम क्यों लिखते हैं, राइट। क्यों हम डी सी लगाते हैं, कौन से उस पर इंस्टेंटेनियस, इनिशियल, ये सारा मैंने आपको, एवरेज कैसे निकालते हैं रिएक्शन के अंदर, ये सारा प्रीवियस लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस कर लिया है। चलिए माइनस डी सी बाई डी टी, तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस डी, ये वाला इक्वेशन, राइट। तो इसको हमने, डिफरेंशियल को हमने फर्स्ट इक्वेशन मान लिया। चलिए रेट कांस्टेंट बाय रिएक्टिंग टू द पावर ऑर्डर। जो भी रेट कांस्टेंट होगा, क्या पावर ऑर्डर हम लिखते हैं ना, कोई भी अगर हो, मान लो ये कॉन्सेंट्रेशन है, दैट इज, तो यहाँ पे n होता है। तो अभी जीरो ऑर्डर की बात हो रही है, तो यहाँ पे n क्या होगा? जीरो होगा, कुछ इस तरीके से। तो क्या हम लिख सकते हैं R इज इक्वल टू के, कॉन्सेंट्रेशन बीच में A, दैट इज जीरो, ठीक है, इज इक्वल टू व्हाट? इज इक्वल टू के, क्योंकि जीरो ऑर्डर की बात हो रही है। तो इसको हमने सेकेंड इक्वेशन मान लिया। अब हमारे पास 2 इक्वेशन हो गए, एक तो डिफरेंशियल का और एक हो गया रेट लॉ का। अब चलिए इन दोनों को कंबाइन कर देते हैं और देखते हैं क्या निकलता है। हमने क्या किया? हमने फाइनली इक्वल कर दिया दोनों को रेट। तो फाइनल हमारे पास आता है माइनस डी सी बाई डी टी इज इक्वल टू वॉट? के आएगा। माइनस डी सी बाई डी टी इज इक्वल टू के आएगा। यहाँ पे के हो रहा है और यहाँ पे माइनस डी सी बाई डी टी हो रहा है, तो व्हाट इज, तो इन दोनों को अगर इक्वल करोगे तो क्या होगा? कुछ इस तरीके से आएगा हमारा डी सी बाई डी टी इज इक्वल टू के। तो ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन की बात हो रही है, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। अब हमें डिफ्रेंशिएशन को रिमूव करना, अगर डिफ्रेंशिएशन को रिमूव करना होता है तो हमें क्या करना होता है? इंटीग्रेशन लगाना होता है, ठीक है। ये चीज़ मैथ्स के बच्चे बहुत अच्छे से जानते होंगे कि जब इसको डिफ्रेंशिएशन रिमूव करते हैं तो हम क्या करते हैं? इंटीग्रेशन लगा देते हैं। तो इंटीग्रेशन कैसे लगाएंगे? हमारे पास इक्वेशन क्या है? माइनस डी सी बाई डी टी इज इक्वल टू वॉट? इज इक्वल टू के। तो लगा दो यहाँ पे इंटीग्रेशन, कुछ इस तरीके से लगाओगे, ठीक है, कुछ इस तरीके से लगा दिया हमने। लेकिन किसके रेस्पेक्ट में बात हो रही है? टाइम के रेस्पेक्ट में बात हो रही है, तो हम क्या करेंगे? दोनों साइड डी टी लगा देंगे, राइट। अब अगर डी टी कट जाएगा तो हमारे पास क्या फाइनल बचता है? वो देखिए, हमारे पास बचता है इंटीग्रेशन डी सी इज इक्वल टू वॉट? के इंटीग्रेशन डी टी,
बचेगा, dt dt कट करोगे तो एक dt कटेगा, एक dt तो रहेगा ना, dc रहा, dt और dt ये कटा, उधर का dt तो बचेगा। तो ये फाइनल हमारा आता है, आता है। चलिए अब ये जो है इंटीग्रेशन कंप्लीट नहीं है, तो कंप्लीट नहीं है तो क्यों कंप्लीट नहीं है उसको देखते हैं। अब आप याद कीजिए, हमने अभी रिएक्शन देखा है ए और बी का, उसमें हमने क्या देखा है। अब यहाँ पे जो हमारे पास इक्वेशन आया वो क्या आया, कुछ इस तरीके से आया, आया। अच्छा अब यहाँ देखिए, यहाँ याद कीजिए, यहाँ पे सी नॉट था जब हमने स्टार्ट किया था t इज इक्वल टू 0, और जब हमने टी को लिया था टाइम तो यहाँ पे सी टी था। तो कुछ इस तरीके से डी सी के ऊपर लगाएंगे, और इधर देखिए, इधर याद कीजिए यहाँ पे क्या था, दैट इज 0, और यहाँ पे टी इज इक्वल टू 0 और टी, तो कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। ध्यान से देखो इस इक्वेशन को, और प्लीज़ कॉपी पे नोट डाउन करो, तभी समझ पाओगे कि क्या चल रहा है ये प्रोसेस। ठीक है बहुत ईजी, एक तो हमारे काम का है, लेकिन कैसे ये आया ये चीज़ें हमें, ये सारी चीज़ें देख के समझ आएगी। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आया। ठीक है, तो माइनस सी इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे डी सी डी टी, अब यहाँ पे क्या हो गया, हट गया इंटीग्रेशन, हटा तो क्या हो गया, कॉन्सेंट्रेशन सी इज इक्वल टू वॉट, के टी, कुछ इस तरीके से होगा अगर हम डिफ्रेंशिएशन हटाएंगे तो। ठीक है, तो हम अब हटाने के बाद कुछ ये आ रहा है, अब कॉन्सेंट्रेशन सी है तो वहाँ भी तो सी नॉट और सी टी होगा, सी के ऊपर, और के पास क्या होगा, के टी है तो ऊपर टी और नीचे 0। कुछ इस तरीके से फाइनल इक्वेशन हमारा बन के आ रहा है बच्चों, दिस इक्वेशन की बात कर रही हूँ मैं, दिस। तो यहाँ पे क्या निकलता है, माइनस सी टी माइनस सी नॉट इज इक्वल टू वॉट, के टी माइनस 0। क्यों, क्योंकि ऊपर क्या था, सी था, ये फाइनल आया, इज इक्वल टू के टी आया। तो ये जो बच्चों है, ये किसके रिस्पेक्ट में बात हो रही है, सी टी और सी नॉट के रिस्पेक्ट में बात हो रही है। ये किसके बात हो रही है, यहाँ पे क्या था, टी और 0 था। तो कुछ इस तरीके से फाइनल हमारा आता है इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या, दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो, माइनस सी टी माइनस सी नॉट इज इक्वल टू के टी माइनस 0। तो क्या हो जाएगा, माइनस हटेगा, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो सी टी माइनस सी नॉट इज इक्वल टू के टी होगा। तो अगर आपसे पूछा जाए सी टी क्या होगा, तो सी टी इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस सी नॉट होगा या नहीं होगा, तो सी टी इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस सी नॉट। कन्फ्यूज मत होना, बुक्स में हो सकता है सी नॉट आगे हो के टी हो, ए को पहले लिखो या बी को बाद लिखो, कोई डिफरेंस होता है क्या, नहीं होता, ए प्लस बी या बी प्लस ए बात एक ही होती है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से इक्वेशन हो सकता है। तो इस इक्वेशन को, किस इक्वेशन को, सी टी इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस सी नॉट को हम क्या कहते हैं, इंटीग्रेटेड रेट लॉ कहते हैं। किसके रिस्पेक्ट में, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के रिस्पेक्ट में। तो आपसे कोई पूछे कि जीरो ऑर्डर के रिस्पेक्ट में, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेटेड रेट लॉ कैसे लिखते हैं, तो सी टी इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस सी नॉट, जहाँ पे सी टी क्या है हमारा, कॉन्सेंट्रेशन इन एनी टाइम टी है। ठीक है, एनी टाइम, कोई भी टाइम हो सकता है सी टी, के टी रेट कांस्टेंट है, सी नॉट क्या है, इनिशियल रेट कांस्टेंट है। तो ये सारी चीज़ें हमें समझ आ गई, जो हमने पढ़ा है ए और बी के रिएक्शंस में हमने देखे, उसमें हमने क्या किया, हमने इंटीग्रेटेड रेट लॉ निकाला फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस सी नॉट, राइट। सी पे ये वन लाइन का इक्वेशन आ रहा है, तो मतलब ये कहीं ना कहीं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी को मैच कर रहा है। कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की जाए तो y एक्सिस पे सी टी होगा, क्योंकि देखिए एक्सिस पे सी टी होगा और एक्स एक्सिस पे क्या होगा, टाइम होगा। तो चलिए ग्राफ ड्रॉ करके देखते हैं क्या होता है। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे इस तरीके से ग्राफ है, यहाँ पे क्या है, सी टी, वाई एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे टाइम हो जाएगा। अगर हम टी 0 पे स्टार्ट करते हैं तो सी नॉट क्या होगा हमारा, यहाँ से स्टार्ट हुआ अगर, तो मान लीजिए इस पॉइंट को हमने क्या बोल दिया, सी नॉट बोल दिया, कुछ इस तरीके से। अब यहाँ से डिक्रीज होने लगा, क्योंकि इसका जो ग्राफ है वो माइनस में है, माइनस के में है, राइट। तो स्लोप कैसा होगा, निगेटिव, मतलब यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, कुछ इस तरीके से हुआ। तो इसका जो स्लोप हुआ वो क्या हुआ, माइनस के हुआ। तो कुछ इस तरीके से इसका ग्राफ हम रिप्रेजेंट करते हैं। फाइनली हमने ये इंटीग्रेटेड रेट लॉ, इनका ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं, क्योंकि एक वन लाइन इक्वेशन है तो इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। अब चलिए, अब एक टर्म आता है कि हाफ लाइफ को कैसे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हाउ वी कैलकुलेट हाफ लाइफ, राइट। तो कहते हैं किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे
ठीक है। जब रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन वैल्यू हाफ हो जाता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम हाफ लाइफ कहते हैं। दिस पर्टिकुलर टाइम जहाँ से स्टार्ट होता है आपका रिएक्शन, वहाँ पे अगर उस पोजीशन पे अगर आपका रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन हाफ हो गया, दैट इज कॉल्ड हाफ लाइफ। जैसे यही होगा ना, T इज इक्वल टू वॉट, T1/2, दैट इज रिएक्टेंट होगा, यहाँ पे हाफ हो गया रिएक्टेंट के अंदर ही। तो T इज इक्वल टू 0, Ct इज इक्वल टू C0, कुछ इस तरीके से ही दिखेगा। तो T1/2 अगर हमने अभी पीछे इंटीग्रेटेड रेट लॉ पढ़ा है उसके बेस पे हम आगे चलते हैं, तो T1/2 हमें देखना है, मतलब तो T1/2 मतलब हाफ लाइफ, यही होगा ना। T है रिस्पेक्ट, देखिए इस चीज़ को समझिए, T टाइम था और ये हाफ हो गया, मतलब ये हाफ लाइफ निकालना है इसका। तो T1/2 कैसे निकालेंगे, T हाफ कैसे निकालेंगे, Ct इज इक्वल टू वट, C0/2। तो C0 क्या होगा, -KT1/2 प्लस C0 होगा। तो KT1 अगर आपको बोला जाए KT1/2 निकालने के लिए तो क्या होगा, C0 माइनस C0/2, दैट इज व्हाट, दैट इज C0/2। तो हाफ लाइफ हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं बच्चों, C0/2K। तो ये हमारा हाफ लाइफ का फॉर्मूला निकल के आता है फाइनली, कि कैसे हम हाफ लाइफ निकालते। तो हमने यहाँ पे दो फॉर्मूले सीखे, एक तो इंटीग्रेटेड रेट लॉ, दूसरा हमने क्या सीखा, हाफ लाइफ। चलिए दो चीज़ें हमने सीखी, एक चीज़ और बता देती हूँ, हाफ लाइफ जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो ये तो समझ आ रहा होगा आप लोगों को देख के कि जो भी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन होगा, क्योंकि रिएक्टेंट है इन्हीं तभी तो प्रोडक्ट बनेगा आगे, तो जो हमारा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है वहाँ पे क्या होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन उसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है, किसके, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के। तो ये चीज़ें हमने देखी। चलिए एक बार समराइज कर देते हैं। कहते हैं हमने दो चीज़ें सीखा फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। इंटीग्रेटेड रेट लॉ होता है Ct इज इक्वल टू वॉट, C0 माइनस KT। और हाफ लाइफ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है, इज इक्वल टू C0/2K होता है। तो कुछ इस तरीके से हमने दो चीज़ें यहाँ पे सीखी है। चलिए अब चलते हैं फाइनल, कुछ एग्जाम्पल देखते हैं कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन का कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, क्या क्या एग्जाम्पल्स होते हैं। तो पहला बोलता है कि फोटोकेमिकल रिएक्शन। अब याद करो 11th में तुम लोगों ने पढ़ा होगा फोटोकेमिकल रिएक्शन, दैट H म्यू पढ़ा है, E इज इक्वल टू H म्यू, एनर्जी फोटोन्स का इज इक्वल टू क्या, H म्यू। तो फोटोकेमिकल जितने भी रिएक्शंस होते हैं जहाँ पे सनलाइट यूज हो रहा है, वो किसका एग्जाम्पल है, वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन का एग्जाम्पल होता है। दूसरा, डिकम्पोजिशन ऑफ HI ऑन द सरफेस ऑफ गोल्ड। HI मीन्स हाइड्रोजन और आयोडीन। इसका अगर डिकम्पोजिशन होगा किसके सरफेस पे, गोल्ड के सरफेस पे, तो ये कैसा रिएक्शन होता है, ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन होता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों की HI का डिकम्पोजिशन होगा अगर ऑन द सरफेस ऑफ गोल्ड पे, तो ये कौन सा ऑर्डर रिएक्शन है, तो आपको पता होना चाहिए जीरो ऑर्डर रिएक्शन होता है। डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया ऑन द सरफेस ऑफ प्लेटिनम, सेम अमोनिया का डिकम्पोजिशन का प्लेटिनम के सरफेस पे होता है, तो ये कौन सा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये तीनों आपको जो मैंने एग्जाम्पल्स बताएं, क्योंकि इस तीनों एग्जाम्पल पे ही क्वेश्चंस आते हैं कि जितने भी फोटोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं जहाँ पे सनलाइट यूज हो रहा है वो कैसा होता है, वो हमारा जीरो ऑर्डर रिएक्शन होता है। और जहाँ पे डिकम्पोजिशन होता है HI का गोल्ड के सरफेस पे, वो भी हमारा जीरो ऑर्डर रिएक्शन होता है। और जहाँ पे अमोनिया का डिकम्पोजिशन होता है ऑन द सरफेस ऑफ प्लेटिनम, दैट इज व्हाट, दैट इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो ये कॉन्सेंट्रेशन में हमने देखा जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब हमें देखना है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है, तब हम चलेंगे नेचर, कैटलिस्ट और टेम्परेचर के ऊपर। तो ये चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेंट्रेशन है आपका जो सबसे लेंदी है, बाकी सब तो एक एक क्लास में ख़त्म होने वाला है, वो बहुत छोटा है। तो आज फाइनली क्या सीखा हमने, आज के लेक्चर से हमने यही सीखा कि किसी भी फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट लॉ क्या होता है, Ct इज इक्वल टू C0 माइनस KT, राइट। और हाफ लाइफ क्या होता है, हाफ लाइफ कैसे निकालेंगे, T1/2 मीन्स व्हाट, दैट इज हाफ लाइफ इज इक्वल टू व्हाट, C0/2K। तो दो फॉर्मूले हमने सीखे आज, राइट। और हमने एग्जाम्पल सीखे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। तो ये सीखा हमने जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को n से रिप्रेजेंट करते हैं, जीरो के लिए n की वैल्यू जीरो हो जाती है। तो ये सारा जो अभी हमने पूरा इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन देखा, आई होप उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि मैथ्स में आप लोग ऐसे क्वेश्चंस करते हो, राइट। तो ये हमने देखो, हमारा मोटो आज का यही था बच्चों, दिस वन, दैट इज व्हाट, दैट इज
दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन, ये टू इम्पॉर्टेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कैसे इंटीग्रेटेड रेट लॉ हम लिखेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। और हाफ लाइफ अगर बात करते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन कैसे लिखेंगे, तो कुछ हम C0/2K की तरह लिखेंगे और इस एग्जाम्पल पे क्वेश्चन आते हैं। तो ये फाइनल समराइजेशन होता है आपके आज का लेक्चर का। ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो प्लीज़ लिख लेना, नोट्स खुद से बनाओ, लिखो, कॉपी पेन पे खुद से लिखो, तभी चीज़ें याद होती है और तभी रिएक्शंस याद होते हैं, राइट। तो चलते हैं फिर, कल मिलते हैं आपसे, नेक्स्ट लेक्चर में मिलती हूँ मैं आपसे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के साथ। तब तक के लिए